नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करने वाले हैं और इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 के सेशन को हम लोग कवर करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 के सेशन को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन-कौन से हैं, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं या उनके अवशेष वहां से क्या प्राप्त हुए हैं और वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ये हम लोगों ने कल कवर किया था। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसकी विशेषताओं को बृहद रूप से देखने के साथ साथ इस सभ्यता के पतन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखने वाले हैं, जो कि आगामी 71वीं बीपीएससी और 14वीं जेपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह सेशन सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा और झारखंड दरोगा के लिए भी समान रूप से उपयोगी सेशन होने वाला है। अरिहंत पब्लिकेशन के एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर यह सेशन आधारित होने वाला है और सेशन को हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण विशेषता की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसका काल निर्धारण कल हम लोगों ने देखा था कि 2350 से लेकर के 1750 बीसी तक कार्बन डेटिंग के अनुसार यह तिथि निकल करके आई थी। अब यह जो कालखंड था, इस कालखंड में हम लोग परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के चरण को देखते हैं। साथ ही साथ इसी चरण में हम लोग इसके पतन के चिन्ह भी दृष्टिगोचर यहाँ पर हो जाते हैं। तो सबसे पहले विशेषताओं की बात करेंगे तो नगर योजना इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मानी जाती है और हम लोग यूं कहें तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में उभर करके सामने आता है। और हड़प्पाई नगरों की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ एक नगरों को यदि हम लोग छोड़ दें तो अधिकतर नगर दो भागों में विभाजित किया गया था। इसमें पश्चिमी भाग जो था वह छोटा भाग होता था, जो कि कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता था, और पूर्वी भाग बड़ा होता था और यह निचले क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जाता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों के द्वारा दुर्ग नगर की संज्ञा दी गई और कहा गया कि यहाँ पर हो न हो कि शासक वर्ण के वर्ग के लोग या फिर धनवान व्यक्ति या जो भी उस नगर के समृद्ध व्यक्ति होंगे या प्रशासनिक प्रमुख वगैरह होंगे, उसका निवास स्थान नगर दुर्ग में माना गया है। वहीं निचले भाग की बात करेंगे तो इसे निचला नगर कहा गया, जो सामान्य जनों के रहने के लिए बनाया गया था। और दोनों हिस्सों की जो किलेबंदी थी या जो चार दीवारियां थी, उसे पक्की ईंटों से किलाबंद किया गया था, चार दीवारियों का निर्माण किया गया था। यदि हम लोग देखें तो धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों से किलेबंदी के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। और जबकि लोथल की बात करते हैं तो लोथल में दुर्ग नगर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो इन नगरों का जो निर्माण था वह एक ग्रिड की भांति किया गया था, ग्रिड के समान इसका निर्माण किया गया। और आपस में ये जो सड़कें थी यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नगर बनाए गए थे, इनकी सड़कें जो थी ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इसे अनेक खंडों में विभाजित करती थी। यद्यपि अगर हम लोग देखेंगे तो इस कालखंड में हड़प्पा नगर के जो निवासी थे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। लेकिन समकालीन सभ्यताओं की जो अगर हम लोग नजर डालते हैं तो वहां पर मिस्र के समकालीन भवनों में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। वहां पर आग में पकाई गई ईंट का प्रयोग नहीं होता था। वहीं अगर हम लोग देखें एक दूसरी सभ्यता जो कि इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वहां पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन जिस पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है, उस पैमाने पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता है धान्यागार या अन्नागार। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड कर रहा हूँ, सॉरी। अगर हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की तो यहाँ पर धान्यागार या अन्नागारों का इमारतों का निर्माण किया गया है। और ये इमारतें जो बनाई गई थी ये मूल रूप से आयताकार रूप में बनाई गई थी और वह भी इन इमारतों का निर्माण नदियों के समीप किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। प्रत्येक नदी के समीप अगर हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो रावी और सिंधु नदियों के किनारे में इस अन्नागार का निर्माण करवाया गया था। और हो सकता है कि नदियों के मार्ग से जो भी अन्न लाए जाते हो यहाँ पर उसे संचित किया जाता हो और बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से किया जाता हो। तो यह हो सकता है कि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे
वो इन बड़े नगरों में अपना अनाज लेकर के आते थे, जिन्हें इन धान्यागारों या कोषागारों में संग्रहित करके रखा जाता था और बाद में नदी मार्ग के रास्ते से उसे अन्य स्थलों पर परिवहन करके ले जाया जाता होगा। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हो जाती है नगर निर्माण की, जिसमें निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली एक अद्वितीय मिसाल ये बन गई है। और वर्तमान समय की भी बात करेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है विभिन्न नगर नियोजकों के लिए। तो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां से जल निकासी का एक अद्भुत उदाहरण यहाँ से प्राप्त हमें होता है। और प्रत्येक छोटे और बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार आदि भी बनाए जाते थे। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा के प्रत्येक घरों में अपने अपने कुएं थे, पर्सनल कुएं वहां पर बनाए गए थे और लगभग 700 की संख्या में कालीबंगा से कुओं की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जो घरों में प्रयोग किया गया पानी होता था उसे नालियों के सहारे मेन नाली में पहुंचाया जाता था और नालियों का निर्माण ईंट और पत्थरों की सिल्लियों से इसे ढक करके रखा जाता था। साथ ही साथ नरमोखे या मेनहोल का भी निर्माण किया जाता था, ताकि इन नालियों में जो गंदगी जमा हो जाए उसे निकाला जा सके। ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात करेंगे सड़कें, भवन एवं नालों की, तो प्रत्येक मुख्य सड़क जो होती थी ये लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी और ये वर्तमान आधुनिक नगरों की ये बराबरी, आधुनिक नगर के सड़कों की बराबरी ये सड़क करती थी। इनकी छतें सपाट होती थी, साथ ही साथ यहाँ पर खिड़कियां काफी कम थी, परंतु दरवाजे इनके मकानों में काफी अधिक होते थे। और मूलतः अगर हम लोग देखें तो दरवाजों का निर्माण लकड़ियों के द्वारा किया जाता था। रसोई घर में एक चूल्हा होता था और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि विभिन्न सामानों को रखने के लिए या धान वगैरह या विभिन्न अनाजों को रखने के लिए, तेल को रखने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। मकान के चारों ओर अगर हम लोग कभी गांव में जाते हैं तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि गांव का जो मकान होता है, गांव के मकान में एक बीच में आंगन होता है और इस आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण किया जाता था। तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मकानों में। ये ध्यान रखिएगा, आंगन होता था और चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और वहीं किसी एक कोने पर हम लोग देखते हैं कि चूल्हे आदि का निर्माण किया जाता था, जहां पर गृहिणी जो होती थी वो जो है वो खाना आदि का निर्माण करती थी। आंगन का प्रयोग यदि हम लोग देखें तो पालतू पशुओं को बांधने के लिए भी किया जाता था। उस कालखंड में लोग बकरा, बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवरों का पालते थे और इन जानवरों को वो लोग अपने आंगन में ही रखते थे। और कुछ एक घरों से कुएं के, निजी कुओं के भी साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। सामाजिक जीवन की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वो सबसे महत्वपूर्ण है। वहां का मातृसत्तात्मक समाज था, ये ध्यान रखिएगा। मातृसत्तात्मक समाज था जहां पर की माता की प्रधानता थी। वर्तमान समाज की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान समाज हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, या आर्यों की सभ्यता की जब हम लोग बात करेंगे, वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो वह भी आपका पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से हमें आभूषण प्राप्त हुए, ये ध्यान रखिएगा। अगर हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा से प्राप्त एक कब्रिस्तान में जब उत्खनन किया गया तो वहां पर एक पुरुष की खोपड़ी के ही समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बने हुए आभूषण की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर हम लोगों ने देखा है उत्खनन के दौरान तांबे के दर्पणों के साथ कुछ शवों को दफनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं में मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने का प्रचलन था, वह साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो मृतकों के साथ में बहुमूल्य वस्तुओं को नहीं दफनाते थे। वहीं अगर हम लोग देखें तो इस कालखंड के लोग जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर, ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में जौ और गेहूं सबसे प्रमुख खाद्यान्न के रूप में जाना जाता था। जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर उसके आटे की रोटी खाते थे, ये फल भी खाते थे। साथ ही साथ फलों में बात करेंगे तो अनार और केले के साथ ये मांस और मछली भी खाते थे, जैसा साक्ष्य या अवशेषों की प्राप्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता में हम लोग बहुत जगहों पे देखें, या फिर मूर्तियों की बात करें या मोहनजोदड़ो की बात करें, वहां पर सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हमें हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है
कि इस कालखंड के लोग कपड़ा बुनना भी जानते थे और ये कपड़े बुनने का जो काम था ये मूल रूप से महिलाएं अपने घरों में किया करती थी। ये ध्यान रखिएगा, सूत काटने का काम जो है वह महिलाएं अपने घरों में करती थी। स्त्रियां जो है वो छोटा घाघरा पहनती थी और साथ ही यह कमरबंद से कसा रहता था। पुरुष कपड़े के रूप में एक लंबी चादर अपने शरीर पर ओढ़ लेते थे, जिसका प्रयोग या इसके साक्ष्यों का प्रयोग हमें विभिन्न अवशेषों से प्राप्त होता है। इस सभ्यता में सूती कपड़े के साथ साथ ऊन का भी उपयोग होता था। ये ध्यान रखिएगा, महिलाएं आज की तरह ही सजती संवरती थी। वो अपने केशों को विभिन्न विन्यासों में बांधती थी, गूंथती थी और कंघों से विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाती थी। फयांस भी यहाँ से मिला है, तो ध्यान रखिएगा फयांस के लघु पात्र की प्राप्ति यहाँ से हुई है। और फयांस क्या है बेसिकली, तो बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ से बना हुआ एक पदार्थ जिससे विभिन्न प्रकार के चीजों का निर्माण इस सभ्यता के दरमियान किया जाता था। और इस फयांस का प्रयोग जो हम या लघु फयांस से बने लघु पात्रों का जो उपयोग होता था इस कालखंड में, वह सुगंधित द्रव्यों को रखने के लिए किया जाता था। वहीं अगर हम लोग देखें तो इस कालखंड के लोग विलासितापूर्ण जीवन भी जीते थे, जो इस प्रकार के अवशेषों की प्राप्ति से इसकी पुष्टि होती है। साथ ही साथ इस कालखंड में लोग अंधविश्वास का में भी काफी ज्यादा विश्वास करते थे और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न स्थानों के उत्खनन से हमें तावीज आदि की प्राप्ति होती है, जो कि इनके अंधविश्वास को दर्शाते हैं। वहीं हम लोग बात करेंगे स्त्रियों के महत्वपूर्ण आभूषण की, तो स्त्रियां मूल रूप से गले में हार और हाथों में कंगन आदि पहनती थी। आभूषणों की बात करेंगे तो आभूषण विभिन्न प्रकार के क्वार्ट्ज और सीप के बने होते थे। वहीं अमीर वर्ग के लोग जो थे या जो संभ्रांत लोग थे, उनके जो आभूषण होते थे वो सोने और चांदी के बनाए जाते थे। ये लोग मनोरंजन भी करते थे और मनोरंजन के लिए ये लोग मूल रूप से बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों के खेलने के लिए कंचे और मिट्टी की बैलगाड़ी तथा चिड़ियों के आकार की सीटियां तथा विभिन्न प्रकार के झुनझुने यहाँ से प्राप्त होते हैं। आज के दिन में भी हम लोग देखते हैं कि बच्चों को छठियारी के समय या किसी अन्य शुभ अवसर पर झुनझुना भी दिया जाता है और बच्चे उसकी आवाज की ओर काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। गृह स्थापत्य कला की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो का गृह स्थापत्य एकांतता के महत्व की ओर संकेत करता है, यानी जो भी वहां पर परिवार लोग निवास करते थे वो एकांत पसंद लोग थे। इनके भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ऊपरी मंजिल पर वहां पर विभिन्न कमरों में खिड़कियां बनाई जाती थी। धार्मिक जीवन की बात करेंगे तो इस कालखंड के विभिन्न स्थलों से खुदाई के दौरान किसी प्रकार के धार्मिक भवन या मंदिर के साक्ष्य में प्राप्त नहीं होते। अपवाद स्वरूप यहाँ से केवल मोहनजोदड़ो से हमारा विशाल स्नानागार की प्राप्ति होती है और हो सकता है कि यह इसका उपयोग किसी शुद्धि या किसी धार्मिक अनुष्ठान या स्नान के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। आज के दिन में भी हम लोग देखते हैं कि विभिन्न शुभ अवसरों पर लोग नदी नालों में जाकर के स्नान करते हैं, या हाल ही में हमारा महाकुंभ पूर्ण हुआ है जिसमें गंगा नदी में करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी डुबकी लगाई थी। तो स्नान का उपयोग यहाँ पे किसी धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अगर अग्नि कुंड की बात करेंगे तो गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा थी, परंतु मंदिरों के प्रयोग का साक्ष्य में यहाँ से भी प्राप्त नहीं होता है। वहीं यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उसकी पूजा ये लोग करते थे। यदि हम लोग मिस्र की सभ्यता की बात करेंगे तो मिस्र की सभ्यता में नील नदी की देवी को आइसिस के रूप में जाना जाता है और इनकी पूजा की जाती थी। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धरती को उर्वरता की देवी समझ करके पूजा किया जाता था। यहाँ पर पशु पूजा का भी प्रचलन हमें दिखाई देता है और सबसे महत्वपूर्ण पशु की बात करेंगे तो एक सींग वाला जानवर या जिसे हम लोग यूनिकॉर्न की संज्ञा देते हैं, और यहाँ लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, कि जो गैंडा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में आप लोग देखिएगा कि एक सिंग वाले वृषभ की पूजा की जाती थी। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें ऋतिक रोशन को बराबर सफेद रंग का एक श्रृंगी यूनिकॉर्न दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ से कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक सींग वाले देवता जिसे हम लोग पशुपति के रूप में जानते हैं, ये सींग वाले देवता हैं और इसे पशुपति का रूप दिया गया। ध्यान रखिएगा, इनके 3 मुख हैं, एक मुख दाएं तरफ, एक बाएं तरफ और एक सेंटर में इनका 3 मुख वाले देवता की एक
सील प्राप्त वहां से हुई है। और उसके चारों तरफ हम लोग विभिन्न प्रकार के पशुओं को देखते हैं और इस देवता के साथ उन पशुओं की भी पूजा की जाती होगी। यहाँ अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ पर हाथी है, यहाँ शेर हो जाता है, यहाँ हमारा वृषभ हो गया और यहाँ पर एक गैंडा हो गया, एक गैंडा हो गया। तो ये चार पशु जो है इसे चारों ओर से इस देवता को घेरे हुए हैं। और यह योगी की एक ध्यान मुद्रा में जिसे पद्मासन में बैठाया दिखाया गया है, उसकी सील की मुहर है और ये काफी चर्चित मुहर है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसके चारों ओर हम लोग देख ही चुके हैं, हाथी, बाघ, गैंडा आदि यहाँ इसका चारों ओर से इसे घेरे हुए हैं। साथ ही साथ नीचे एक भैंसा और पांव पर दो हिरन, पांव के नीचे यहाँ देखिए दो हिरन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे जो कि इस देवता के चारों ओर से जानवर घेरे बैठे हैं। और इस मुहर पर चित्रित देवता को पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ के विभिन्न स्थलों से खुदाई के दरमियान लिंग और योनि के पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए, साथ ही साथ सुचियाकार पत्थरों के चिन्ह भी प्राप्त, प्रतीक चिन्ह यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो पता चलता है हमें कि यहाँ से लिंग पूजा का भी प्रचलन रहा होगा। और वर्तमान की बात करेंगे तो हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, लिंग पूजा का प्रचलन आज भी यहाँ पर देखा जाता है। इस कालखंड में लोग वृक्ष पूजा भी करते थे। और एक मुहर की बात करेंगे तो एक मुहर सील पर, एक मुहर या जिसे सील करते हैं, उस पर पीपल की डालियों के बीच एक विराजमान देवता को चित्रित किया गया है जिसकी पूजा की जा रही है। और वर्तमान समय की बात करेंगे तो आज भी हम लोग देखेंगे कि जब मैं आज यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, तो कल जब आपको यह सेशन प्राप्त हो जाएगा तो उस कल की बात कर रहा हूं मैं, आपका 26 तारीख है। इनफैक्ट 26 तारीख का वो डेट होगा, हाँ 26 मई मंडे का जो डेट है उस तारीख को आपका वट सावित्री का पूजा है। इस कालखंड, इस समय भी लोग वृक्षों की पूजा करते हैं। और इसके अतिरिक्त ये लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे और उससे बचने के लिए ये ताबीज पहनते थे। तो अंधविश्वास भी ये हड़प्पा सभ्यता में काफी ज्यादा प्रचलित थी। वहीं समाधान की बात करेंगे तो समाधान के रूप में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। और समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से काफी ज्यादा भिन्न भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। नीचे में गर्त जहां पर बनाया गया, जहां पर किसी व्यक्ति को दफनाना है, तो वो जो स्थान था वहां पर ईंटों की चिनाई की जाती थी और उसके ऊपर सबको रख करके सबको दफना दिया जाता था। और सबों को प्राय उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था, जिसमें सिर जो था वह उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। आज भी हमारे यहाँ पर यही चीज प्रचलन में है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण भी हमें प्राप्त होते हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन मृदभांड और आभूषणों का प्रयोग मनुष्य परलोक में करता था, यानी मृत्यु के बाद जीवन में इस सभ्यता के लोगों का विश्वास था। वहीं कुछ मृतकों के साथ में तांबे के दर्पण भी दफनाए जाने के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस कालखंड का सबसे महत्वपूर्ण कर्म था व्यापार, लेकिन कृषि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण थी। कृषि और पशुपालन को ध्यान में रखिएगा। व्यापार के साथ साथ कृषि और पशुपालन जो है आर्थिक जीवन का मूलाधार था। और यहाँ के स्थलों की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, इसीलिए यहाँ के लोग बाढ़ उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बोते थे और अगली बाढ़ आने से पहले यानी अप्रैल माह में ही गेहूं और जौ की फसल को वो काट लेते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अधिकांश जो हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अवस्थित है, जो कि अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ के जो क्षेत्र है वह अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है और हो सकता है कि इन्हें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अधिकांश जो भी बड़े नगर थे या अधिकांश नगर जो है वह नदियों के किनारे बसाए गए थे, इस जहां पर कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। अब सिंचाई के साक्ष्यों की बात करेंगे तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि अफगानिस्तान के सोर्तुगाई से नहरों के अवशेष मिले हैं। ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीनतम स्थल है सोर्तुगाई जो कि अफगानिस्तान में है। वहां से नहरों के अवशेषों की प्राप्ति होती है, लेकिन पंजाब और सिंध से नहरों के अवशेषों की प्राप्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं धौलावीरा जो कि भारत के गुजरात में स्थित है, धौलावीरा से जलाशयों का अवशेष मिला है जिसका प्रयोग
कृषि जल के संचयन के लिए किया जाता होगा, ताकि कृषि कर्म के दौरान जो जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता होगा वह इन्हीं जलाशयों से उपयोग किया जाता होगा। इस काल में कोई फावड़ा या हाल की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन कालीबंगा की बात करेंगे तो वहां पर प्राक हड़प्पा अवस्था में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी उस कालखंड में लोग खेतों को जोतते थे, ये ध्यान रखिएगा। और खेतों की बात करेंगे तो जो हल रेखा थी, दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, और समकोण पर काटने का आशय क्या था, तो एक साथ ये लोग दो अलग अलग फसल इस कालखंड में उगाते थे एक ही समय में। ये लोग हो सकता है कि लकड़ी के हलों का प्रयोग करते होंगे, और ये इन हलों को या तो आदमी या कोई जानवर जैसे बैल या वृषभ आदि इसे खींचते होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों से बल की हल की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हल के साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं खिलौनों के रूप में। तो बनावली से बात करेंगे तो बनावली से मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला है, ये ध्यान रखें। बनावली आपका हरियाणा में है। वहीं लोथल और रंगपुर से बात करेंगे तो लोथल और रंगपुर से मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी के बचे कणों से वहां चावल की खेती के साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं फसल काटने के लिए पत्थर की हंसियों का प्रयोग होता था, और इस कालखंड में जनरली गेहूं, जौ, राई और मटर आदि अनाजों का उत्पादन होता था। यहाँ पर चावल के उत्पादन का जो साक्ष्य केवल दो जगह ध्यान रखिएगा, लोथल और रंगपुर। लेकिन यदि हम लोग देखें तो हो सकता है कि किसी अन्य जगह से चावल यहाँ पर लाया जाता होगा, ये भी हो सकता है। पुरातत्वविदों का यह भी मानना है। बनावली की बात करेंगे तो वहां से जौ की अच्छी किस्में प्राप्त हुई हैं, और इसके अतिरिक्त तिल और सरसों की भी कृषि बनावली में की जाती थी। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कपास को उगाने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है, और यूनानी लोग जो थे इस कपास को सिंडोन कहते थे। सिंडोन कहते थे कपास को, और इसी सिंडोन से सिंधु नदी, सिंधु नाम निकला है। कालांतर में सिंधु, सिंधु से हिंदू हो गया, हिंदुस्तान हमारे देश का नामकरण हो गया। हड़प्पाई लोगों की बात करेंगे तो ये लोग विभिन्न पशुओं को पालते थे, जैसे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर, और इन्हें ऊबड़ वाला साण विशेष प्रिय था। कुत्ते और बिल्ली की पहचान पालतू पशुओं के रूप में की गई है। साथ ही साथ ये लोग गधे और ऊंट भी पालते थे, और संभवतः इनका प्रयोग वो लोग बोझा ढोने के लिए करते थे, या आवागमन के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। घोड़े के अस्तित्व का संकेत हमें मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ लोथल से एक मूर्तिका या टेराकोटा मिला है, जो कि घोड़े का है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा काल में पूर्व में कहा जाता था कि वहां पर घोड़ों के अवशेषों की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन मोहनजोदड़ो और लोथल के ये दोनों अवशेष आप लोग ध्यान में रखेंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गुजरात में एक स्थल है सुरकोतरा, जहां से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, जो लगभग 2000 बीसी के हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो घोड़े के 3 साक्ष्य हो गए, सुरकोतरा, आपका मोहनजोदड़ो और लोथल। साथ ही साथ हड़प्पावासी जो थे वो हाथी और गैंडे जैसे वन्य पशुओं से भी प्रचलित थे। जैसा हम लोगों ने पशुपति की मोहर में एक जगह देखा था कि 4 जानवर जो घेरे हुए हैं उसमें एक गैंडा और एक हाथी है। जब परिचित वो थे तभी तो उन्होंने उसे उस मुहर पर अंकित किया होगा। अब वाणिज्य और व्यापार की बात करें तो इस कालखंड में पत्थर, धातु, हड्डी का व्यापार अत्यधिक मात्रा में किया जाता था, और धातु के सिक्के का प्रयोग इसमें नहीं होता था। बेसिकली जो व्यापार था वह बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली के ऊपर आधारित थी, और आवागमन के साधनों के रूप में नाव और बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कालखंड में लोग अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह सुतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान के मकरान तट पर है, और गुजरात के लोथल से बाह्य व्यापार किया करते थे। इस साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में लोग पहिए से भी प्रचलित थे। अगर पहिए से प्रचलित नहीं रहे होंगे तो बैलगाड़ी का प्रयोग किस प्रकार से वो करते थे, और ये लोग ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ इनके व्यापारिक संबंध इनके
विभिन्न प्रकार के धातुओं के व्यापार से हमें पता चलता है। जैसे राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से इनके व्यापारिक संबंध थे। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें वहां से ये लोग मंगवाते थे। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखे थे कि विभिन्न हड़प्पाई शहरों से बेलनाकार मोहरों की प्राप्ति होती थी। तो बेलनाकार मोहरों की प्राप्ति होना मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनके संबंधों को उजागर करती है। और 2350 बीसी के आसपास के पश्चात के मेसोपोटामिया अभिलेखों की बात करेंगे तो उसमें एक शब्द का अंकन किया गया है जिसे मेलुहा कहा गया है। और मेलुहा की बात करेंगे तो ये सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम के रूप में इसे जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामियाई अभिलेख में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों की बात की गई है जहां पर मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारी आपस में आते थे और उस जगह पे वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार किया करते थे। इसमें आपका एक दिलमुन है और दूसरा है मकरान। ध्यान रखिए, दिलमुन आपका वर्तमान बहरीन है। दिलमुन आपका वर्तमान बहरीन का क्षेत्र है जहां पर लोग जाते थे और एक दूसरे के साथ में व्यापार करते थे। ये दोनों मेसोपोटामिया और मेलुहा के मध्य में स्थित है। अब आयातित वस्तुओं की बात करेंगे तो यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं कि किस वस्तु को कहां से लाया जाता था। तांबा की बात करेंगे तो वर्तमान समय में भी खेतड़ी राजस्थान से तांबा की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त बलूचिस्तान पाकिस्तान में और ओमान से तांबे की प्राप्ति होती थी। टिन की बात करेंगे तो टिन अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। सेलखड़ी की बात करेंगे तो दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और बलूचिस्तान से सेलखड़ी की प्राप्ति होती थी। लाजवर्द की बात करेंगे तो अफगानिस्तान का सोर्तुघई और आपका मेसोपोटामिया से लाजवर्द की प्राप्ति होती थी जो कीमती रत्न है। सोना दक्षिणी भारत मूलतः कर्नाटक और हमारा अफगानिस्तान और फारस या इसे आज का ईरान कह सकते हैं, इसे आज का ईरान कहेंगे। सीसा की प्राप्ति ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से होती थी। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। वहीं नीलमणि जो एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य पत्थर है इसकी प्राप्ति महाराष्ट्र से होती थी। शंख और कौड़ियां ये सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात से प्राप्त होते थे। दक्षिण भारत नहीं सौराष्ट्र, ये आपका गुजरात है सौराष्ट्र। कार्नेलियन जिसके मनके बनाए जाते थे ये लोथल से प्राप्त होते थे। शंख, कौड़ी और कार्नेलियन याद रखिएगा, इसकी प्राप्ति सौराष्ट्र और लोथल आदि से किया जाता था। अब आगे अगर हम लोग देखें अन्य चीजों के विषय में तो कला और संस्कृति की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और कांस्य का निर्माण जो है वह तांबे में टिन मिलाकर के किया जाता था। शिल्पियों में कसेरों जैसे कांस्य शिल्पियों के समुदाय को इस समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। और ईंटों की विशाल इमारतों से स्पष्ट होता है कि इस कालखंड में स्थापत्य या राजगिरी जो है एक महत्वपूर्ण शिल्प रहा हुआ। और राजगीर जो थे या जो राजमिस्त्री जिसे हम लोग कहते हैं तो इन्हें समाज में एक उच्च स्थान भी प्राप्त होगा। ये कारीगर मणियों के निर्माण में भी काफी निपुण माने गए हैं इस कालखंड के लोग। वहीं नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, लोथल, धौलावीरा जो है ये महत्वपूर्ण शिल्प निर्माण केंद्र रहे होंगे इस कालखंड में, ये ध्यान रखिएगा। नागेश्वर, बालाकोट, चनहुदड़ो, लोथल और धौलावीरा ये शिल्प निर्माण के प्रमुख केंद्र रहे थे। मृदभांड की बात करेंगे तो इस कालखंड में कुम्हार की चाक का उपयोग होता था और उसके माध्यम से बर्तनों का निर्माण किया जाता था जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करके चित्रकारी की जाती थी। विशेष रूप से इस कालखंड में लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे। और अगर हम लोग मृदभांडों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मृदभांडों पर सामान्यतः वृत्त या वृक्ष की आकृतियां उत्कीर्ण होती थी। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आप लोगों के लिए। मृदभांडों पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियां उत्कीर्ण होती थी और कुछ एक मृदभांडों पर या ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियां भी हमें दिखाई देती है जो उस कालखंड के अवशेषों की प्राप्ति से हमें पता चलता है। मृद मूर्तियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा हड़प्पाई लोग जो थे ये धातु की सुंदर मूर्तियों का निर्माण करते थे और मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करती है। सेलखड़ी की एक मूर्ति का निर्माण हुआ है जिसके बाएं कंधे और दाएं हाथ के नीचे अलंकृत वस्त्र है और सिर के पीछे उसके बालों की छोटी लटे एक बुनी हुई पट्टिका के द्वारा संवारी गई है।
और इसके अतिरिक्त सिंध प्रदेश में अग्नि में पकी हुई मिट्टी, जिसे हम लोग टेराकोटा कहते हैं, इससे बनी हुई विभिन्न मूर्तिकाएं मूर्तिकाएं प्राप्त हुई है। ये ध्यान रखिएगा, अग्नि में पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहा जाता है। और इन टेराकोटाओं में की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी, कुत्ते, भेड़, गाय, बैल और बंदर की प्रतिकृतियों का निर्माण किया गया है। फेयंस जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला एक टेराकोटा था, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये। फेयंस क्या है? तो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला टेराकोटा। पहले भी हम लोग फेयंस को देख चुके हैं फायांस के रूप में, और इसका निर्माण बालू, स्फटिक के पत्थरों का चूर्ण और गोंद में मिला करके इसका निर्माण होता था, और इसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत का जो रंग होता था वो जनरली नीला या हल्के समुद्री हरे रंग का होता था। पेन से विभिन्न प्रकार के मनके, चूड़ियां और छोटे बर्तनों का निर्माण इस कालखंड में किया जाता था। वहीं अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनकों का निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग का दर्जा प्राप्त था, और इस कालखंड में मोहरों का प्रयोग भी होता था, और उन डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस कालखंड में ले जाया जाता था, उस पर मोहरों का प्रयोग किया जाता था। तो ये पहचानने में हमें मदद मिलती होगी उस कालखंड में कि यह जो डिब्बा या थैला है उस फलाने व्यक्ति का है या उस शिल्पी का है। चनहुदड़ों की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो वहां पर शिल्प कार्यों के लिए चनहुदड़ो प्रसिद्ध था, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें प्राप्त होता है मनके बनाने का कारखाना, शंख की कटाई होती थी, विभिन्न प्रकार के धातु कर्म के कार्य होते थे, मोहरों का निर्माण और बाट का निर्माण, बाट जो कि तौलने में प्रयोग होता था, लोहे का बना होता था, उसका निर्माण किया जाता था। उस कालखंड में लोहे का प्रचलन नहीं था, इसीलिए बाट का जो प्रयोग होता था वह अन्य धातु या पत्थरों के माध्यम से इन बाटों का निर्माण होता था। कार्निलियन जो कि लाल रंग का पत्थर होता है, उस कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेलखड़ी जैसे पत्थर, साथ ही साथ तांबा, कांसा और सोने जैसे धातु, शंख, फयांस, पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मन का निर्माण के लिए किया जाता था। मनकों का आकार कई प्रकार का होता था, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार आदि होते थे, और इस कुछ के ऊपर में चित्रकारी भी की जाती थी ताकि वो कुछ सुंदर लग सके। माप और बाट की बात करेंगे तो बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली इस कालखंड में प्रचलित थी, और बाट मूलतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा, बाट का जो निर्माण किया जाता था वह चर्ट नामक पत्थर से किया जाता था। इन बाटों की बात करेंगे तो निचले मानदंड जो थे वो द्विधारी थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 के गुणक में बाटों का निर्माण किया जाता था, और ऊपरी मानदंड जो है वह दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। यानी बाटों के निर्माण में द्विधारी और बाइनरी हो गया आपका, द्विधारी और बाइनरी के साथ साथ दशमलव पद्धति का भी प्रयोग किया जाता था। वहीं तौल की बात करेंगे तो तौल में 16 या उसके आवर्तकों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई लोग मापना भी जानते थे, और विभिन्न दूरी को मापने के लिए वह डंडे का प्रयोग करते थे जिस पर माप के निशान बने होते थे, और एक डंडा कांसे का प्राप्त हुआ है अवशेष के रूप में। यानी डंडा जो है कांसे से बना होता था, धातु का बना होता था। वहीं लोथल की बात करेंगे तो लोथल से मापने के लिए हाथी दांत से निर्मित एक पैमाना हमें प्राप्त हुआ है, और इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में मापन प्रणाली के ज्ञान की भी इन्हें जानकारी थी। मोहरों की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के मोहर यहाँ नीचे दिखाए गए, जिसे आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार के मोहर इस कालखंड में बनाए गए थे। लिपि तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग देख करके भली भांति समझ सकते हैं कि यह लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मोहरों की है, और इसकी सर्वोत्तम कलाकृतियों के रूप में मोहरों को रखा जाता है, और लगभग 2000 मोहरें यहाँ से प्राप्त हो चुकी हैं। और मोहरें मूलतः सेलखड़ी पत्थर से बनाए जाते थे, और सामान्यतः आयताकार मोहरों का निर्माण किया जाता था जिनके ऊपर जानवरों के चित्रों का भी अंकन किया जाता था। अधिकांश मोहरों पर बात करेंगे तो उस पर लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी आदि की आकृतियों का उत्कीर्णन किया जाता था। राजनीतिक संरचना की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह हमारा एक बृहत क्षेत्र में लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला एक बृहत सभ्यता थी। तो इस यहाँ पर कोई न कोई अवश्य एक प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी जो सभी स्थलों को आपस में एक सूत्र में बांध करके रखी होगी। तभी तो यहाँ की जो संरचना और एक रूपता को स्पष्ट करता होगा यह। और यहाँ पर कोई एक केंद्रीकृत शासन रहा होगा जहां से एक व्यक्ति शासन करता था, लेकिन इस केंद्रीकृत शासन का कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। यह नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक केंद्रीकृत शासन रहा ही होगा। यद्यपि अगर हम लोग पिग्गट महोदय की बात को मानेंगे तो पिग्गट का भी कहना था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस कालखंड की दो जुड़वा सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां थी। तो हो सकता है कि अलग अलग स्थानों पर व्यापारी वर्ग जो थे वो अपना स्थानीय शासन करते थे, लेकिन उनके ऊपर में एक केंद्रीकृत शासन का भी नियंत्रण रहा होगा। स्थानीय स्तर पर वो स्वतंत्र शासन करते होंगे, लेकिन विभिन्न अवसरों पर उन्हें ऊपर जो भी शासन कर रहे होंगे एक परिषद होगी या फिर कोई शासक होगा, वह शासक का भी उसे बात मानना पड़ता होगा। तो हड़प्पा स्थलों से प्राप्त दुर्गीकृत भाग और बृहत निर्माण इस ओर संकेत करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई एक संप्रभु या सॉवरेन पावर अवश्य रही होगी। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस क्षेत्र की दो राजधानियों के रूप में भी देखा जाता है, जिसे हम लोगों ने पहले ही देख लिया। पिग्गट महोदय का यह स्टेटमेंट था। यहाँ के निर्माण राजस्व संग्रह की प्रणाली और तथा अस्थायी सरकार की ओर संकेत करते हैं, यह ध्यान रखेगा। निर्माण जो थे यहाँ जो निर्माण हुए हैं विभिन्न प्रकार के, वह राजस्व संग्रह की प्रणाली और अस्थायी सरकार की ओर संकेत करते हैं। और विभिन्न विद्वानों का कहना है यहाँ पर पुरोहितों का शासन रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से किसी भी प्रकार के मंदिर और पूजा स्थल के अवशेषों की प्राप्ति नहीं होती है जो यह स्पष्ट कर सके कि यहाँ पर पुरोहित वर्गों का शासन था। अब बात करते हैं हड़प्पाई लिपि की। तो हड़प्पाई लिपि की बात करेंगे तो इस लिपि को सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रकाशित किया था और लिपि 1923 तक प्रकाश में आ गई थी, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका कि किस लिपि में क्या लिखने का प्रयास किया गया है। वहीं हड़प्पाई लेखन के लगभग 4000 नमूने पत्थर की मुहरों और अन्य वस्तुओं पर हमें प्राप्त हुए हैं। और मुहरों का प्रयोग साधारणतः धनाढ्य वर्ग के लोग करते थे, निजी संपत्ति को चिन्हित करने, उसे पहचानने के लिए। यहाँ की जो लिपि थी वह मूल रूप से चित्र लेखात्मक या भाव चित्रात्मक, जिसे हम लोग पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं, उस लिपि पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा हड़प्पा कालीन जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। अधिकांश अभिलेख जो थे काफी संक्षिप्त हैं और सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह की प्राप्ति होती है। यहाँ से अगर हम लोग देखें हड़प्पाई लिपि में तो यहाँ से 375 से 400 तक के चित्राक्षर हमें प्राप्त होते हैं और चित्र के रूप में लिखा गया प्रत्येक अक्षर किसी ध्यान, भाव या वस्तु का सूचक है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस काल में लेखन के लिए बॉस्टोफेदोन प्रणाली का प्रयोग किया जाता था और यहाँ माना जाता है कि इसमें लिपि को एक पंक्ति में सीधा और दूसरी पंक्ति में उल्टा लिखा जाता था। यानी अगर हम लोग यहाँ से लिखना प्रारंभ किए, जब पहली पंक्ति समाप्त हो गई, दूसरी पंक्ति को फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ करते थे। तो इस प्रकार से बॉस्टोफेदन प्रणाली के अंतर्गत लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त चित्रात्मक लिपि होने के कारण दाईं ओर से बाईं ओर और पुनः बाईं ओर से दाईं ओर लिखने का आभास यहाँ से हमें प्राप्त होता है। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। अब इतनी बड़ी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसका पतन कैसे हुआ ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। विभिन्न विद्वानों ने इसके विषय में अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए, परंतु कोई भी एक मत संपूर्ण सभ्यता के लिए सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहा गया है कि लगभग 3900 वर्ष पहले, आज से 39 ईयर्स वर्ष पूर्व, यानी 1750 से लेकर के हमारा 1800 बीसी के आसपास हड़प्पाई नगरों को यहाँ के लोगों ने छोड़ दिया था और लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग लगभग यहाँ पर बंद हो गया था, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया था। साथ ही साथ मोहनजोदड़ो में भी सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास की जो प्रणाली थी वह नष्ट हो चुकी थी। सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। इस कालखंड में कहा गया कि कुछ नदियां सूख गईं
और जंगलों का विनाश हो गया, जिसके कारण इस सभ्यता का नाश हो गया। कुछ का कहना है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण इस क्षेत्र का विनाश हो गया। बाढ़ के अगर हम लोग संकेत देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पूर्व में ही हम लोग देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसे स्थल में थी जो भौगोलिक दृष्टिकोण से अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसे हम लोग जानते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो 1800 बीसी के आसपास चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों की आबादी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वहीं विदेशी विद्वान मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि इस सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ है, और बाह्य आक्रमण के रूप में मार्टिमर व्हीलर ने आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का मूल कारण हम बताया है। यदि हम लोग बात करें तो यह संस्कृति जो थी लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही और लगभग 1500 ईसा पूर्व तक आते आते इस सभ्यता का पूरी तरह से पतन हो चुका था। कुछ विद्वानों का कहना है कि कोई अज्ञात बीमारी या रोग ने इस यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को हताहत किया, क्षति पहुंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया। हाल ही में हम लोगों ने देखा था कोरोना महामारी को। कोरोना महामारी के कारण काफी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जब विज्ञान इतना विकसित और तरक्की कर चुका है। तो उस कालखंड में अगर इस प्रकार की बीमारी फैली होगी तो हो सकता है कि इस सभ्यता के पतन में कोई महामारी और रोग का भी हाथ हो सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया और यहाँ की जलवायु जो थी वह शुष्क थी, भूमि रेगिस्तान में बदलने लगा और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो बृहत नगर थे वो लुप्त होते चले गए, जिसके कारण जो सैटेलाइट नगरों का विकास इन बड़े नगरों के इर्द गिर्द हुआ था वो सारे समाप्त होने लगे एक एक करके। तो सभ्यता का पतन हो गया। अब यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है कि किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले अगर बाह्य और आर्यों के आक्रमण की बात करेंगे तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर आदि ने इस प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। बाढ़ की बात करेंगे तो जॉन मार्शल, मैके और राव सर के द्वारा बाढ़ की बात कही गई कि, और उनका कहना है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है, क्योंकि अधिकांश जो सिंधु घाटी के क्षेत्र थे वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता के पतन में अपनी भूमिका निभाई। भूगर्भिक परिवर्तन का कारण दिया है एमआर सैनी ने। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल के द्वारा कही गई। जॉन मार्शल, ध्यान रखिएगा, दो बात इन्होंने कहा है। एक तो इन्होंने कहा है बाढ़ और दूसरा प्रशासनिक शिथिलता। वहीं केयूआर कैनेडी का कहना है कि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण इस विशाल सभ्यता का पतन हो गया। अब बात करें परवर्ती हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात 1900 बीसी में अनेक विस्तीर्ण संस्कृतियों का विकास हुआ, जो नगरीय अवस्था से अलग नगरेतर संस्कृति का आभास हमें देता है। और नगरेतर अवस्था को ही हम लोग उप सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उप सिंधु संस्कृति किसे कहते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति के उपरांत विकसित नगरेतर अवस्था को उप सिंधु संस्कृति कहते हैं। पूर्व में इस संस्कृति को हड़प्पोत्तर संस्कृति कहा गया, परंतु वर्तमान में इसे उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और उत्तर हड़प्पा संस्कृति में मूलतः हम लोग ताम्र पाषाणिक स्थलों को रख सकते हैं, जहां पर पत्थर के साथ तांबे के औजारों का उपयोग हुआ था। उत्तर हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे तो इसमें गिलुंद एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कि आहार संस्कृति का हिस्सा था। इसकी अवधि 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 बीसी के मध्य गिलुंद की रही थी। वहीं इन बस्तियों में सबसे बड़ी बस्ती दाइमाबाद की जोरवे बस्ती थी, जो कि ताम्र पाषाणिक स्थल थी। यह 22 हेक्टेयर में बसी हुई थी और यहाँ की आबादी लगभग 4000 थी। और इसका स्वरूप कैसा था, तो आद्य नगरीय या प्रोटो अर्बन इसे कहा जा सकता था इस बस्ती का। अब देन की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, या सातत्य या कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भी इसकी सातत्यता या कंटिन्यूटी लगातार विद्यमान रही और वर्तमान समय में उसे हम लोग प्रचलन में देखते हैं। दशमलव प्रणाली पर आधारित जो मापतौल की प्रणाली थी वह आज भी व्यवहार में आती है। नगर नियोजन हो, हमारा निकास प्रणाली हो,
या फिर आज के भी नगर निर्माण में इन चीजों को हम लोग देखते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें नालियों के साथ मेन होल का निर्माण आधुनिक सीवेज प्रणाली में इसे बनाया जाता है। वहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को आज हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, पशुओं को हम लोग पवित्र मानते हैं, मातृ देवी की आराधना करते हैं, वृक्षों को हम लोग पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, स्वास्तिका का प्रयोग करते हैं। स्नान का महत्व आज भी हड़प्पा सभ्यता की भांति आज भी हम लोग विद्यमान देखते हैं। योग को हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी महत्व दिया जाता था और उस कालखंड में भी योग का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ डेट दिए गए हैं जो कि पूर्व में हम लोग देख ही चुके हैं, कहाँ कहाँ पे किस किस का हुआ है, तो एक साथ यहाँ पे दे दिया गया। आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इसे देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस के नोट्स में क्या क्या दिए गए हैं अतिरिक्त फैक्ट्स के विषय में, तो यहाँ पर कृषि जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी और दोहरी फसल प्रणाली को लगाया जाता था। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 2 कतारों का निर्माण किया जाता था और इन कतारों में 2 अलग अलग फसलों का उपयोग किया जाता था। जनरली गेहूं और जौ का उत्पादन यहाँ पर होता था। हड़प्पा के मवेशियों को जेबू कहा जाता था। हड़प्पा के मवेशियों को हम क्या कहा जाता था? जेबू। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और यह एक बड़ी नस्ल है जो प्रायः अपनी मोहरों से प्रदर्शित होती है। रोहरी चार्ट ध्यान रखिएगा। रोहरी चार्ट एक बारीक दाने वाला पत्थर है। यह पाकिस्तान में पाया गया था और तलछटी चट्टानें पाई गई थी। पाकिस्तान में ही रोहरी का उपयोग किया गया था और यहाँ हड़प्पावासी इसका प्रयोग पत्थर के विभिन्न ब्लेड और औजार बनाने के लिए रोहरी चार्ट का उपयोग करते थे। राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर तांबे के भंडार से यह समृद्ध था और तांबा यहाँ से हड़प्पावासी प्राप्त करते थे, जो कि खेतड़ी की खदानों से प्राप्त होता था। कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से हिमालयी नदियों के नदी तल से सोने की आपूर्ति होती थी और चांदी का प्रमुख स्रोत राजस्थान की जावर की खदानें। आज भी इन जगहों पे तांबा, सोना और चांदी की प्राप्ति होती है। कालीबंगा और लोथल जैसे कुछ स्थलों से अग्नि पूजा के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पार्ट 2 का सेशन था यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों सेशन से आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी और एनसीईआरटी के सार के रूप में इसे आप लोग लेने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।